कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में, याद रहे ये शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। वर्ष कब है? ईसा पूर्व छठी शताब्दी यहां पर, और इसके प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। बात है 16 महाजनपदों की, क्योंकि ईसा पूर्व छठी शताब्दी की चर्चा हो रही है। 16 महाजनपदों में जब छठी शताब्दी का प्रारंभ होता है तो वहां पर एक ऐसा राज्य सबसे शक्तिशाली था जो वरुणा और असी नदी के बीच में था। किन दो नदियों के बीच में था? वरुणा और असी नदी के बीच में था। इस जो है राज्य की राजधानी थी वाराणसी। क्या थी राजधानी? वाराणसी। मुझे पूरा भरोसा है कि वाराणसी शब्द सुनने के बाद आपके पास इसका उत्तर हो गया होगा। जी हां, वह राज्य था काशी। प्रारंभ में काशी रहा, बाद में काशी का स्थान मगध ने ले लिया और इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन के उभरा मगध। क्लियर? इस काशी के संस्थापक थे दिवोदास। काशी राज्य के संस्थापक कौन थे? दिवोदास, जिनकी चर्चा महाभारत में मिलती है। दिवोदास बेसिकली काशी राज्य महाभारत के काल में जो है संस्थापित हुआ था, तो दिवोदास इसके संस्थापक थे। क्लियर? तो छठी शताब्दी के प्रारंभ में काशी, बाद में मगध। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। आज एंशिएंट इंडिया के सवाल हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से किस शासक का नाम कुणिक था? एक ऐसे वंश का शासक है यह व्यक्ति जो पितृहंता कहलाता है। पितृहंता वंश का जो है ये शासक है, और इस पितृहंता वंश को हर्यक वंश भी कहा जाता है। यह हर्यक वंश का भी शासक रहा है और इसने अपने पिता की हत्या की थी। इसके अपने पिता की हत्या करने के बाद यह गद्दी पर बैठा और इसका पुत्र इसे मारकर गद्दी पर बैठा। तो उस व्यक्ति का नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु नाम है। यह 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, कब? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासक रहा। इसका पुत्र उदयन था, उसने इसकी हत्या की, अजातशत्रु को मारा और वो सम्राट बना। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन ये है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण क्या है? तो बात हो रही है नंद वंश की, जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने किया था। क्लियर? तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया और यह 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक, 344 से 324 ईसा पूर्व तक शासन किया। बहुत से अभिलेखी साक्ष्य बताते हैं कि नंद वंश में कुल 9 शासक हुए थे। कितने? 9। लेकिन इसका प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन यह स्पष्ट है इस वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की और इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से मरवाया और मौर्य वंश की नींव पड़ी। तो इसके विषय में, नंद वंश के विषय में सबसे प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? अपरो परशुराम, चौथा सवाल है ये। मगध का शासक है अपरो परशुराम के नाम से। यह व्यक्ति है बिंदुसार, अजातशत्रु, काला शोकिया, महापद्मनंद। तो इसका राइट आंसर होगा नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। ये वही महापद्मनंद है जिसने नंद वंश की नींव डाली और इसी के बाद मौर्य वंश की नींव पड़ी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। बड़ा बढ़िया गाना है इसके विषय में, अगर वो याद आएगा तो उत्तर भी याद आएगा कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। तो वो व्यक्ति है पोरस। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत जब आता है तो ये खैबर दर्रा पार करके आता है।
खैबर दर्रा पार करने के बाद झेलम और चिनाव नदी के मध्य इस व्यक्ति का शासन रहता है, पुरु, जिसे पोरस कहते हैं। और इस युद्ध में पोरस पराजित होता है। पराजित होने के बाद सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया जाता है और इसके व्यवहार को देख करके सिकंदर काफी प्रभावित होता है। और इसका व्यवहार यह था कि गिरफ्तार होने के बाद इसने सिकंदर से जवाब दिया था कि सिकंदर ने पूछा इससे कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। इसने जवाब दिया, एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है। तो इसी पे प्रसन्न होकर सिकंदर ने इसे गले लगाया और पोरस को इसका साम्राज्य लौटा दिया। तो ये रहा पोरस, जिसको सिकंदर ने हराया था। और सिकंदर वैसे भी और आगे नहीं बढ़ पाया, व्यास नदी पार नहीं कर पाया, वहीं से लौट गया। तो बाद में इसकी मृत्यु हुई। आगे अगला क्वेश्चन भी है कि सिकंदर भारत में लगभग कितने माह रहा। बहुत बेहतरीन सवाल है, ये पूछा भी गया है और बार बार पूछा भी जाता है। तो सिकंदर आया कब? सिकंदर आया 326 ईसा पूर्व। ये था कहां का? सिकंदर किस जगह का रहने वाला था? तो सिकंदर था मकदूनिया का। कहां का? मकदूनिया का। और इसने विश्व विजय की अभिलाषा पाल रखी थी और इसी क्रम में यह 326 में भारत आया। पोरस से इसकी लड़ाई हुई और सिकंदर की सेना ब्यास नदी के आगे जाने से इनकार कर दी और वो यहां से लौट गया। और जब 19 माह के प्रवास के बाद लौटा तो 323 ईसा पूर्व में ये बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। तो इस दौरान ये भारत में मात्र 19 माह रहा। कितना? 19 माह। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध काल में कितने गणराज्य थे? तो गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान, गौतम बुद्ध का अस्तित्व जिस समय था, गौतम बुद्ध जब अपने जीवन के धर्म प्रचार के कार्यों में लगे रहे, उस दरमियान कितने गणराज्य थे भारत में? बेसिकली गंगा क्षेत्र में, बात यहां गंगा क्षेत्र की हो रही है जहां पर गंगा नदी बह रही है। तो मैं उनमें से कुछ गणराज्यों के नाम आपको बताता हूं। एक गणराज्य था कपिलवस्तु। क्या नाम था? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु एक गणराज्य था। दूसरा गणराज्य है वैशाली। कौन सा? वैशाली। वैशाली के बाद तीसरा जो सबसे प्रमुख गणराज्य है वो है पावा। पावा के बाद चौथा है कुशीनारा। कौन सा? कुशीनारा। ये चौथा गणराज्य है। पांचवा गणराज्य है भग। क्या नाम है इसका? भग। छठा गणराज्य है मिथिला। कौन सा? मिथिला है छठा गणराज्य। और सातवां गणराज्य है आपका मिथिला के साथ साथ रामग्राम। क्या नाम है? रामग्राम। रामग्राम। रामग्राम के बाद पिपलीवन, केशपुत्र और अलकप, ये 3 गणराज्य और रहे। तो कुल गणराज्यों की संख्या कितनी हो गई? 7 ये बताए, 3 और, तो कुल गणराज्यों की संख्या है 10। और इनमें से जो है श्रावस्ती एक ऐसी जगह रही जहां बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक उपदेश दिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो श्रावस्ती से रिलेटेड ही है। ठीक, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रावस्ती जो नगर था वो इन 4 नदियों में किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो श्रावस्ती के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। ठीक, कौशल जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, कौशल, इस कौशल में उत्तरी कौशल की राजधानी रही। किसकी? उत्तरी कौशल की राजधानी थी। तो उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती का आकार बहुत बढ़िया था। इसके आकार से भी सवाल लगातार बने हैं, कई बार पूछा गया है। तो याद जान लीजिए कि श्रावस्ती का आकार जो है वो कैसा था? वो था अर्धचंद्राकार। कैसा है? अर्धचंद्राकार आकार है इसका। ठीक, और ये श्रावस्ती, अगर कौशल की जिस राजधानी की बात कह रहे हैं, उसे एक और नाम मिला है इतिहास में, उसे महेत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महेत भी कहा गया है इसी श्रावस्ती को। और यह श्रावस्ती जो है राप्ती नदी के किनारे है, लेकिन इनमें से किसी में राप्ती नदी का वर्णन नहीं है, लेकिन वो है राप्ती नदी के किनारे। अब आपको यह पता करना है कि इन चारों नदियों में राप्ती किसका नाम है? तो राप्ती है अचिरावती का नाम। पुराना नाम राप्ती का अचिरावती है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
अचिरावती। क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? तो युद्ध किया तो हुआ क्या? जीता कि हारा, यह भी जान लीजिए। 16 वर्षों तक युद्ध किया, बाद में जीत भी गया। ठीक। तो अजातशत्रु के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि अजातशत्रु पितृहंता वंश का शासक रहा। अपने पिता की हत्या करके यह जो है गद्दी प्राप्त किया, और गद्दी प्राप्त करने के बाद अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, इसीलिए यह पूरा वंश ही पितृहंता कहलाता है। यह वैशाली के लिच्छवियों के साथ 16 वर्ष तक जो है युद्ध किया। ये उस वैशाली की बात हो रही है जिसका राजा था चेटक। कौन था राजा इसका? चेटक राजा था। और इसका वैशाली बेसिकली एक छोटा सा राज्य ही नहीं था, बल्कि यह 36 राज्यों का एक संघ था। क्या था? 36 राज्यों का जो संघ था, 36 राज्यों का संघ जो था, इस संघ का मुखिया हुआ करता था वैशाली के लिच्छवी इसके मुखिया होते थे। और जो ये चेटक महोदय हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि ये महावीर स्वामी की जो माता जी हैं, जिनका नाम है त्रिशला, वो चेटक की ही बहन थी, जो कहां के थे? वैशाली के लिच्छवी थे। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली के लिच्छवी के साथ अजातशत्रु ने 16 वर्षों तक युद्ध किया। 16 वर्ष उपरांत उन्हें सफलता मिली। क्लियर। इस सेशन का आखिरी सवाल ये रहा, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? बड़ा विवादित सवाल है, बट इसे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, इस पाटलिपुत्र का वास्तविक नाम आज के समय में हम पटना कहते हैं। क्या कहते हैं? पटना है आज ये पाटलिपुत्र, जो बिहार की राजधानी है। और इस पाटलिपुत्र की नींव पड़ी हर्यक वंश ने, और इसकी नींव को रखा किसने? नींव इस शहर की रखने वाला व्यक्ति है अजातशत्रु। लेकिन अजातशत्रु इसका निर्माता या इसका संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि एक ईंट रख देने से जो है इमारत नहीं बन जाती। इसको बसाया किसने? इसे बसाया अजातशत्रु के पुत्र ने, जो अपने पिता को मारकर उसका शासक बना था। उसका नाम है उदयन। यहां पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसका नाम है उदयन। ठीक। उदयन ने बसाया। उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र रहा है, हर्यक वंश का शासक रहा है। 460 ईसा पूर्व यह शासन की गद्दी पर बैठा। तो उदयन का शासन रहा 460 ईसा पूर्व। कब यह बैठा गद्दी पर? 460 ईसा पूर्व। और कब तक यह शासक रहा, और कब इसने इस पाटलिपुत्र की स्थापना की या कायदे से इसे जो है सिचुएटेड किया? तो 460 से ये 444 ईसा पूर्व तक शासक रहा। और अपने शासन के चौथे वर्ष उसने इस पाटलिपुत्र की स्थापना की, और बाद में इसी पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाता है। तो एक सवाल यहां से और जनरेट होता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? तो उसका भी आंसर आपका क्या होगा? उदयन। क्लियर। तो फ्रेंड्स, एक बात और बता दें आपको कि इस पाटलिपुत्र को पहले एक बड़ा बढ़िया नाम मिला था। पाटलिपुत्र का पहले नाम था कुसुमपुर। क्या कहा जाता था इसे? कुसुमपुर। कुसुमपुर नाम से ये जाना जाता रहा शहर। बड़े नाम बदले, कुसुमपुर से ये पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिपुत्र से आज पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक। जो बिहार की आज राजधानी है।